हो गया ना रिकॉर्डिंग? होएगा जैसे। ओके संपन्न, ठीक है। ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इनकम टैक्स क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग इनकम टैक्स में क्या बात करेंगे सर? सर एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब मेनली अगर बोला जाए तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसका नाम है सर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इसका एक पार्ट है एग्रीकल्चर इनकम, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारा इनकम है। जो इनकम अगर आप करते हो, उस इनकम पे आपको टोटल इनकम को काउंट नहीं किया जाता। मतलब आपका इनकम जो भी होगा वो आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल बात है ना, बड़ा ही सिंपल बात है कि आप इनकम करोगे बट आपका इनकम टोटल इनकम पे नहीं जाएगा, और टोटल इनकम पे नहीं जाएगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस रिगार्डिंग मैंने यस्टरडे के क्लास में डिटेल्स में बताया था कि किस किस काइंड ऑफ इनकम, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इनकम आर दोज कि जिसमें आपको या तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है या फिर पार्टली एग्जेम्प्टेड है। ऐसे तो मैंने आपको पार्टली एग्जेम्प्टेड के बारे में मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम सैलरी में चर्चा होगा, बट फुल्ली एग्जेम्प्ट के बारे में जो चर्चा है वो सेक्शन 10 का जो चर्चा है, एज वेल एज सैलरी में भी सेक्शन 10 का चर्चा रहेगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। बट इस ये जो पर्टिकुलर चैप्टर अभी चलेगा दैट इज कॉल्ड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, मतलब ऐसा इनकम जो टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है, तो जिसके बारे में मैं यस्टरडे डिस्कशन स्टार्ट किया था, आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, नोट्स मैंने सभी को शेयर कर दिया, लेटेस्ट जो भी था। ठीक है, ये देखो सर, एग्जेम्प्ट इनकम का लिस्ट है। मेनली सेक्शन 10 जो है वो बताता है, उसमें कुछ फुल्ली एग्जेम्प्टेड एरिया है और कुछ पार्टली एग्जेम्प्ट पर्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम है। ठीक है, कुछ फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम है और कुछ पर्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम है। ठीक है, अब पर्शियली नॉर्मली सैलरी में चर्चा होगा, और जो फुल्ली है उसका कुछ डिस्कशन ज़्यादातर हम लोग इसी डिस्कशंस में करेंगे। और इस पर्टिकुलर एरिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्रीकल्चर इनकम। और इस एग्रीकल्चर इनकम पे मैं आप लोगों के साथ आज कुछ क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे कल की क्लास में मैंने, जिन लोगों का भी कल का क्लास मिस है ये स्टडी वाला, उनको बस इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सर। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि कोई क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। हर क्लास में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो ही जाता है, या तो प्रोविजंस या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसे कल का क्लास प्रोविजंस में था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम पे था, वैसे ही आज का क्लास कैलकुलेशंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पे है। वैसे कल मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम क्या है उसके बारे में बताना चालू किया था। आज मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड कल तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, आज आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, कुछ रूल्स। ठीक है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर एक इंटरेस्टिंग एरिया आएगा जिसमें लैंड कंडीशंस के बेसिस में कोई लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर अर्बन लैंड है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पॉपुलेशन वाइज डिस्कशन किया जाता है। मतलब सिटी, टाउन, विलेज से कितना दूर में है, इससे फर्क पड़ता है कि वो गांव का ज़मीन है कि शहर का ज़मीन है। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड है या नहीं इसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और वो डिपेंड करता है सिटी से कितना दूर है। एग्रीकल्चर करने से ही कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो जाता। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है, इस पर भी मैं बात करूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी बात करूंगा सर। लैंड के साथ इनडायरेक्ट कनेक्शंस का एक कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट कनेक्शन विथ लैंड। नाउ व्हाट इज दैट, आगे चर्चा होगा सर। ठीक है, तो इसी तरह का वैराइटीज ऑफ डिस्कशंस हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो आज का मेन अट्रैक्शन एरिया। ठीक है सर, ठीक है, चलो सर कॉपी पेन रेडी करो, मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करूंगा, फिर धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट जानूंगा। ठीक है ना? यस सर, ठीक है, चलो। तो सर रेडी कर लो आपका पेन एंड पेपर और चालू हो जाओ सर। शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, है ना? तो कहा जाता है कि शुभ काजे देरी करते नहीं। चलो सर, ओके।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा आज, एग्री इनकम और बिजनेस इनकम में फ़र्क क्या है, ठीक है। कौन सा इनकम बिजनेस में जाएगा, कौन सा इनकम एग्रीकल्चर में जाएगा। जैसे कल मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर आपका शुगर केन का बिजनेस है, शुगर केन मतलब गन्ना, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं आँख, है ना सर। तो अगर आप शुगर केन का खेती करते हो तो उसमें कितना पार्ट कमर्शियली बिजनेस में चला जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और कितना आपका एग्रीकल्चर माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप टी का बिजनेस करते हो, सपोज आपका टी गार्डन है, तो टी गार्डन मतलब वो भी तो एग्रीकल्चर है। नॉर्थ बंगाल में, आसाम में, दार्जिलिंग में, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों का टी एस्टेट होता है ना, कॉफी एस्टेट होता है, ठीक है। तो ये टी, कॉफी, रबर, ये जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, इसमें कितना कमर्शियल जाता है और कितना एग्रीकल्चर वाइज यूज होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा सर। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। ठीक है, बीच बीच में सवाल लेता जाऊंगा, लेकिन बिफोर दैट चलो सर थोड़ा सा मेरे साथ साथ कुछ पॉइंट्स देखें। ऐसे तो चैप्टर का नाम इनकम विच डू नॉट फॉर्म, मैं जो कल स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन बता दिया था, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इसमें जो हमें बताना है आपको, दैट इज करेंटली दिस वन, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। फिर आगे आगे बाकी चर्चा एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर थोड़ा सा हॉट माना जाता है, तो एग्रीकल्चर बिजनेस है या नहीं है, इसको लेके काफ़ी वाद विवाद है सर, उसी का आंसर मिल जाएगा। गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचता है, तो एज पर सेक्शन 10 थोड़ा लिख लो, कुछ स्टेप लिखाना सर। एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स जानना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टेप्स जानना ज़रूरी है, तभी जाके आप एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। और वो एग्रीकल्चर इनकम बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी कुछ कैलकुलेशन टेक्निक है, ठीक है, जो मुझे आपको यहाँ पर बताना है सर, ठीक है। कुछ स्टेप्स आता है, स्टेप यहाँ पर जैसे 5 स्टेप दिख रहा है, मैं भी आपको 5 स्टेप ही बताऊंगा, ठीक है। 5 स्टेप में हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को जानेंगे सर, ठीक है। चलो 5 स्टेप्स, एंड 5 स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 नॉर्मली क्या है सर, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। मतलब अगर किसी का भारत में इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड है सर, ठीक है, मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब इंडिया में किसानों का जो जमीन होता है, ठीक है, एग्री लैंड, जैसे पंजाब, बंगाल, हाँ, एग्री लैंड इन, से फॉर एग्जांपल पंजाब, पंजाब में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है ना। पंजाब एग्रीकल्चर में इंडिया में काफ़ी अच्छा है। ये देखो सर, सरसों का खेत, है ना, ऐसे आप लोगों को पता है ना, जैसे कहा जाता है सरसों दा साग मक्के दी रोटी, जानते हो सर, पंजाबी बड़ा फेमस डिश है। हाँ, मतलब वो सीजनल डिश है, जब सरसों का साग बनता है तब उसके साथ मक्के दी रोटी, ठीक है, मतलब भुट्टा का रोटी, सिंपल, मक्का मतलब भुट्टा, मक्के दी रोटी, सरसों का साग, ठीक है। तो जो भी हो, जैसे हमारे बंगाल में राइस, दाल, इस तरह का, सिमिलरली यहाँ पर इस तरह का, जैसे सरसों यहाँ पर भी होता है, बट पंजाब में कुछ अच्छा ही होता है सर। तो अब कहने का मतलब क्या है, अभी एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आपका इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है, अब यहाँ से जो भी इनकम करोगे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस भी है। तो अगर इन जनरल किसी को कहा जाए कि सर एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट, इन जनरल यही जवाब आएगा आपका। इफ, देखो सर कुछ किंतु परंतु है, इफ एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन इंडिया, इफ एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर एग्रीकल्चर इंडिया में है तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर मानो
कि अगर आपका फॉरेन में जमीन है, से फॉर एग्जाम्पल, जैसे इमेज से ही आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, फॉरेन एग्रीकल्चर, ये देखो, देख रहे हैं सर, जिस तरह का ये लोग यूज करता है मशीनरीज, ठीक है, स्पेशली इन यूएस, ठीक है। अगर आपका फॉरेन में कहीं पर एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, तो फिर ये लैंड पे जो भी आप खेती करोगे ना, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो आपका बिजनेस इनकम या अदर सोर्स में आ जाएगा, या आपको बिजनेस इनकम या फिर अदर सोर्स में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड पे आपका एग्रीकल्चर है, तो फिर वो आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, ठीक है सर। तो इसमें थोड़ा लिखें सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, प्लीज एक बार मुझे बताइएगा। ओके सर, बस बीच बीच में थोड़ा आवाज़ लेते जाऊंगा सर, ताकि कनेक्टिविटी है कि नहीं ये तो पता होना चाहिए, और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी पता होना चाहिए। एज पर कॉमन रूल, if an income if an income is exempt, such income is not formed, such income is not formed part of GTI, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। कल मैं आप लोगों को और एक चीज भी बताया था, जीटीए के बाद भी कुछ डिडक्शन मिलता है, मतलब पहले वो इनकम पे काउंट होगा, फिर आपको कुछ डिडक्शन मिलेगा 80C से 80U, दैट इज ऑल्सो डिडक्शन। बट ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा, मतलब इनकम का पार्ट पहले से ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसको सेक्शन 10 का डिडक्शन कहा जाता है। तो ये जो करंट चैप्टर चल रहा है, ये सेक्शन 10 का एरिया चल रहा है, ठीक है। और एक सेक्शन 80C का 80U का भी चैप्टर चलेगा सर, ठीक है, जो आपका जीटीआई कैलकुलेशन के बाद डिडक्शंस का मौका मिलता है। कल इसका डिफरेंस मैंने बताया था, और अगर धीरे धीरे और कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा कि 80C से 80U का क्या खेल होता है। जैसे मानो कि किसी ने LIC प्रीमियम में पैसा डाला, किसी ने प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा, किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, इस तरह का प्रधानमंत्री फंड में पैसा जमा किया, रिलीफ फंड में पैसा जमा किया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, ठीक है, किसी डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन को दवाई के लिए खर्चा कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा पैरामीटर्स है जहां पर आपको जीटीआई से डिडक्शन मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, जीटीआई से डिडक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो बात कर रहा हूँ कि एज पर कॉमन रूल, इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट, सच इनकम इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ जीटीआई। अगर वो इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उसे जीटीआई का पार्ट ही नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, तो उसको जीटीआई का पार्ट ही नहीं मानेंगे, ठीक है। या तो फुल्ली, या तो पार्शियली, या तो फुल्ली, या तो पार्शियली। पार्शियली का मैक्सिमम डिस्कशन सैलरी में हो जाएगा, इनकम अंडर दी सैलरी। और फुल्ली एग्जाम का मैक्सिमम डिस्कशन हम लोग इसी जो अभी चैप्टर चल रहा है इसी में करेंगे, ठीक है सर। आगे लिखे सर, एज पर कॉमन रूल, इफ एन इनकम इज exempt, such income is not form part of GTI. In some cases, कुछ केसेस ऐसा भी होता है, और सम सिचुएशन, in some cases or some situation, agri income agricultural income is taken into consideration, is taken into consideration for the computation of tax liability, for the computation of tax liability, which is popularly
पॉपुलरली नोन एज रूल ऑफ partial इंटीग्रेशन, रूल ऑफ partial इंटीग्रेशन मतलब क्या निकला सर? रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस आता है जब एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम का पार्ट माना जाता है, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। और मैं आपको वही अभी समझाऊंगा कि रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होता है। ठीक है सर, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होता है वही मुझे अभी आपको बताना है। ठीक है, तो मैं अभी लिखा देता हूँ आपको, आप लिख लो एक बार कि रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर किस मैटर को समझ में मतलब लिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस है, अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो उसको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपका अगर कुछ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, ठीक है, या हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्स इनकम, ठीक है, तो उसके साथ मिला जुला के जैसे यहाँ पर डेफिनेशन को अगर आप देखो, पार्शियल इंटीग्रेशन का क्या डेफिनेशन दे रहा है, ये नोट्स आप लोगों में ऑलरेडी शेयर कर दिया। You have seen that agriculture is exempt subject to condition mentioned in definition clause section 2 subsection 1a. However, a method has been laid down to levy tax on agricultural income in an indirect way. This concept is known as partial integration of agricultural income with non-agricultural income. मतलब ये थोड़ा सा वैसे बोल सकते हो कि घुमा के नाक दिखाना। ठीक है, ऐसे बोलते हो कि नहीं एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं देना है, बट फिर बोलते हो कि नहीं एग्रीकल्चर पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक बार एग्जेम्प्ट करके फिर आपको टैक्स लगाने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन सरकार भी देखो सर, सरकार का भी हाथ पैर बंधा बंधा हुआ है। ठीक है, उसे भी पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए, तो सरकार देखता है कि अगर कोई रिच है कंपेरेटिवली, उससे सरकार टैक्स लेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के लेगा। इट इज एप्लीकेबल इन इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीवाई एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अब वो कंडीशन क्या है वही मैं आपको लिखाने वाला हूँ, तो सर प्लीज देखिए मेरे साथ साथ, लिखिए सर, साथ साथ चले। कंडीशन सेटिस्फाइड, अच्छा, if the following condition satisfied, if the known as rule of partial integration, ठीक है, if the following condition satisfied, if the following condition satisfied। अब फॉलोइंग कंडीशन क्या है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, if the following condition satisfied, अब ये देखना है फॉलोइंग कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ए, एसएससी, आई होप कि बेसिक सभी ने कर लिया। आदृति बेसिक বেস ছিল, आई होप पूरे चीज बेसिक था, যেখানে আমি एसएससी असेसमेंट ईयर दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस करके रखा सर। ठीक है, अगर बाई चांस मिस है अभी भी किसी का बेसिक, प्लीज एक बार देख लो सर। एसएससी किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, सरचार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अलग अलग पर्सन का क्या खेल है, इंडिविजुअल कौन है, एचयूएफ कौन है, कंपनी कौन है, फार्म कौन है, एओपी कौन है, बीओआई कौन है, एवरीथिंग डिस्कस्ड। ठीक है, प्लीज एक बार देखो सर, कोई डाउट रहे मेरे को क्लास में पूछ लो। एसएससी मतलब सिंपल यही है सर, जो एसएससी मतलब सिंपल वो है जो जिनका टैक्स कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, मतलब एसएससी मतलब जिसका टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है उन्हें इंडिविजुअल होना चाहिए, उन्हें एचयूएफ होना चाहिए, उन्हें एओपी होना चाहिए, उन्हें बीओआई होना चाहिए, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बॉडीज, कोई मंदिर मस्जिद ट्रस्ट, कोई लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ये लोग आर्टिफिशियल जुरिडिकल मतलब जो लॉ के थ्रू से जिनको बनाया गया। ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, और लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी लाइक
लोकल अथॉरिटी में कौन आ जाता है, लाइक पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, इस तरह का। समझ में आया सब? पंचायत समझते हो सर, गांव में होता है पंचायत। क्या है, आप लोगों को पंचायत पता है? पंचायत क्या होता है? आप लोग तो मैक्सिमम सिटी से हो, टाउन से हो। गांव का ऐसा कॉन्सेप्ट था। चलता है ना, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको पंचायत कहा जाता है। रिसेंटली अमेजन में एक सीरीज भी है, उसका नाम भी रखा गया पंचायत। देखा आप लोगों ने? मैं देखा नहीं देखा, बट सुना कि बहुत हिट हुआ है। ऐसा था। হ্যাঁ ভালো দেখেছিস? হয়েছে। ভালো হয়েছে, কিসের উপরে হ্যাঁ গল্প রে? হ্যাঁ। ওই ওই গ্রামে যাবে চাকরি করতে, ওই হুম। ওইটার উপর। ও, গ্রামে চাকরি করতে যাওয়ার উপরে। ठीक है। जैसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आया पंचायत से। सर जैसे मानो कि ग्राम गांव में पंचायत जैसा दिख रहा है ऐसा आजकल नहीं होता। आजकल काफी एडमिन मतलब काफी ऑर्गेनाइज हो चुका है, लेकिन एक जमाना था जब भारत में पंचायत सिस्टम से ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, स्पेशली गांव में। ठीक है, आज भी चलता है। लेकिन क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो, एक एक सिंपल सा कॉमन सेंस सा, देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं। सर इसका नाम पंचायत क्यों है? मतलब वाई दिस इज नोन एज पंचायत, मतलब ये पंचा में पांच है ना सर? पंचा मतलब पांच। जल्दी बताना सर, मैं फिर से एग्रीकल्चर में जाऊंगा। पंचा मतलब पांच, वाई दिस इज नॉट फोर, वाई दिस इज नॉट सिक्स, वाई दिस इज नॉट सेवन, वाई पांच? किसी को आइडिया है सर? मतलब पंचायत का मतलब पांच से जुड़ा हुआ है ना, की रोशनी, सही तो? হ্যাঁ দাদা। तो ये पांच कौन है? संपत, अद्विति, नील, एनीवन? सर ना, सर पंचायत बोल बोल के हम लोग নিশ্চয়ই सुनते हैं। আলাদা আলাদা हाँ, ক্যারেক্টার আছে স্যার, কিছু পাঁচজন का पांचটা কোনো ক্যারেক্টার হবে। यस सर, पांच कैरेक्टर तो है। सर एक्चुअली हमारा प्राचीन समाज भारत का पांच वर्ण से, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ण वर्ण प्रथा बोलते हैं ना, वर्णाश्रम। वर्ण, वर्ण इन द सेंस छोटा बड़ा नहीं, वर्ण इन द सेंस काम के हिसाब से। जैसे ब्राह्मण जो थे वो गांव का शिक्षा का भाग लेते थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे ब्राह्मण। मतलब क्या गांव में होगा नहीं होगा, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये गांव का ब्राह्मण है, ठीक है। अब ब्राह्मण का काम है गांव का शासन व्यवस्था देखना, ठीक है, शासन व्यवस्था इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट एज वेल एज एजुकेशन पार्ट। अच्छा, फिर गांव में राजा होगा, है ना, मतलब किसी के अंडर पे ये सिस्टम चलेगा। तो जो गांव का राजा होगा, से फॉर एग्जांपल मानो ये गांव का राजा है, ये तो राजा नहीं दिख रहा है, ये वैश्य दिख रहा है, बिजनेसमैन जैसा दिख रहा है, ये राजा है मान, ठीक है। अब ये किंग है, तो मतलब ये क्षत्रिय है ना, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं क्षत्रिय। ये ब्राह्मण जो गांव का एजुकेशन एंड बाकी पार्ट देखेगा। किंग जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गांव को फॉरेन अटैकर से प्रोटेक्ट करेगा। तो कितना हो गया, पांच में से दो हो गया, ठीक है। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और क्या रह गया, बिजनेसमैन, जो गांव के बिजनेस लेवल को डेवलप करने के पीछे काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्य, ठीक है। वैश्य हो गया, ठीक है। और क्या है रह गया सर, चार वर्ण है, ब्राह्मण, किंग मतलब राजा, वैश्य मतलब बिजनेसमैन जो गांव का बिजनेस देखेगा, और चारवा कौन है? শূদ্র। शूद्रो, वेरी गुड सर। शूद्र मतलब छोटा जात नहीं रे बाबा, ये सब ना गलत इंफॉर्मेशन बताया गया हम लोगों को अंग्रेजों के तरफ से। लॉर्ड कॉर्नवालिस, डालोजी, ये लोग ना हम लोगों को गुमराह किया, गलत बात। शूद्र का मतलब होता है संस्कृत में वर्किंग पॉपुलेशन, जो गांव में अलग अलग काम करता है, ठीक है। जैसे आज भी हमारे समाज में लोग अलग अलग काम करता है, जैसे कि स्पेशली जैसे मानो कोई कोई कुम्हार है, कोई सोनार है, ठीक है, ये सभी कोई शूद्र कैटेगरी में आ जाएगा सर, ठीक है। जो भी काम आप करोगे आप शूद्र कैटेगरी में आ जाओगे। शूद्र का मतलब होता है वर्किंग एरिया, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन। तो हो गया शूद्र, तो ये हो गया चार, लेकिन फिर भी पंचायत का पांच तो फुलफिल नहीं हुआ।
सर 5 जौनता। अब वो तो जनता तो आ ही गया सर, सभी तो जनता है, सभी तो जनता है। वर्किंग वैसे जाति पॉपुलेशन समाज केस हाँ नहीं समझा, अरे बाबा बोल। বললাম नहीं सर, ওইসে যারা যারা স্যার এই সমস্যা নিয়ে আসে তাদের नहीं सर, ऐसा नहीं है। पंचायत मतलब समस्या सभी का है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका भी समस्या है, जो राजा के घर से है उसका भी समस्या है, जो ब्राह्मण के घर से है उसका भी समस्या है, समस्या सबका है। लेकिन वही पंचायत, तो 5 में से 4 वर्ण जो था वो तो पंचायत का हिस्सा बनेगा ही, ठीक है। 5 में से जो 4 है वो तो पंचायत का हिस्सा बनेगा ही, पर इस 5 में से 4 हुआ लेकिन एक अभी भी बाकी है सर। वो एक जो है वो गांव के आसपास के जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स, जो इस गांव के आसपास में, हर गांव में आज भी अगर गांव देखोगे ना आसपास में आपको ट्राइबल्स नजर आएगा, जो जंगल के अंदर रहते हैं, ठीक है, आदिवासी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो गांव के अंदर तो जो लोग सो कॉल्ड सिविलाइज्ड है वो रहते हैं, ट्राइबल्स भी अपनी जगह में सिविलाइज्ड है, बट वो ट्राइबल्स है, उसको जंगल में रहना ही पसंद है। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर गांव में कोई डिसीजन लिया जाएगा, अगर गांव में कोई डिसीजन लिया जाएगा उसका इफेक्ट जंगल के लोगों को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। अगर मानो कि गांव का सर सरपंच, हाँ बोल भाई, ऑब्वियसली मानो कि गांव में कैनल बनेगा, ठीक है, जो कैनल जंगल होके आता है, झरना होके आता है, तो कैनल बनेगा तो जंगल में तो परमिशन देना पड़ेगा, तो क्योंकि जंगल किसके हाथ में है? ट्राइबल्स के हाथ में है। तो ट्राइबल्स इज नेसेसिटी, ट्राइबल्स को सिविलाइज्ड मत बनाओ, जो ट्राइबल्स है उनको अपना ट्राइबलिटी के साथ रहने दो, थोड़ा पढ़ा लिखाई करे लेकिन वो अपना ट्राइबलिटी रखे, बिकॉज जंगल रहेगा तब हम रहेंगे, और जंगल रहेगा किसके कारण? ट्राइबल्स के कारण। सर मुझे बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ उसके आसपास एरिया में पूरा, मतलब मेरा जो नेटिव है झाड़ग्राम, ठीक है, जो झारखंड बॉर्डर एंड उड़ीसा बॉर्डर के एक एरिया है, वहाँ आसपास में बहुत ट्राइबल है, मेरा बहुत ट्राइबल फ्रेंड्स है, बहुत सारा। जैसे जो बेसिकली जैसे अभी जो जिनका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन रहा है ना, द्रौपदी मुर्मू, ऐसे मेरा बहुत सारा फ्रेंड है, क्रिकेट का फ्रेंड, स्कूल का फ्रेंड, मुर्मू, मांडी, हेमरोंग, सोरेन, ऐसे बहुत सारे हैं जो बेसिकली ट्राइबल्स ग्रुप से बिलोंग करता है। तो पुराने समय में ये पंचायत प्रथा इसी तरह से था, 4 वर्ण और ट्राइबल्स का कोई वर्ण नहीं होता था, वो जंगल में रहता था, तो कुल मिला के 5, तब होता था ग्राम पंचायत, और इसीलिए नाम पड़ा पंचायत। ना 4, ना 6, ना 3, ना 7, ना 9, 5, दैट्स व्हाई नेम इज कॉल्ड पंचायत। समझे सर? हेलो। হ্যাঁ স্যার ठीक है सर, तो ऐसे ही बोल दिया थोड़ा। कभी कभी मन तो करता है बैठे बैठे आप लोगों को सिर्फ समाज का ज्ञान देते रहूं, मैं भी सुनता हूँ, जानता हूँ, और आपको भी बताने का, क्योंकि ये सब सिखाया नहीं जाता, सब सिखाया नहीं जाता, यही दिक्कत है, लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ ऊंच नीच बता दिया जाता है। अरे कोई ऊंच नीच नहीं था, ये तो समझ में सिस्टम था नॉर्मल। ठीक है, देखो पार्शियल इंटीग्रेशन में वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को स्टोरी सुना दिए, स्टोरी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट था। तो एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। और मैंने पंचायत के बारे में इसीलिए बोला बिकॉज लोकल अथॉरिटी के अंदर कौन आ जाता है? पंचायत आता है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आता है, लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, ठीक है, दे आर एक्चुअली लोकल अथॉरिटी। तो पॉइंट क्या है सर? पॉइंट इज दैट कि हम लोग यहाँ पर जो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन देख रहे हैं, कि रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? जो एसएससी है वो या तो इंडिविजुअल होगा, या तो एचयूएफ होगा, या तो एओपी होगा, या तो बीओआई होगा, या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होगा, या लोकल अथॉरिटी होगा। सर इस पूरा लिस्ट में 2 पर्सन मिसिंग है, कौन? एज पर इनकम टैक्स जो पर्सन का लिस्ट होता है, इस पूरा लिस्ट में 2 पर्सन ऐसा है जो नहीं है, कौन नहीं है?
बोलो सर। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता के आया, एक्सेप्ट कौन नहीं है इस लिस्ट में। मतलब एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल, मतलब हम आप जैसे कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली, हिंदू जैन सिख, ठीक है, इनको एचयूएफ कैटेगरी में लाया जाता है। हाँ बोलो सर। सर पार्टनर। पार्टनरशिप फार्म, वेरी गुड सर, पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप फार्म, थैंक यू सर, पार्टनरशिप फार्म। और ये तो एक हो गया, और कौन नहीं है यहाँ पर? पार्टनरशिप फार्म और कौन नहीं है? कंपनी। थैंक यू, वेरी गुड अर्पिता, कंपनी। तो एसएससी जो है एग्रीकल्चर में वो इंडिविजुअल का होना चाहिए। एचयूएफ मतलब हिंदू सिख जैन, ठीक है, बुद्धिस्ट, इस तरह का जो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट आज भी हमारे देश में चलता है, जॉइंट फैमिली बिजनेस। हाँ, मुस्लिम को नहीं दिया जाता बिकॉज उनका पर्सनल लॉ के कारण, इसीलिए नाम एचयूएफ पड़ा, कोई जात पात का मैटर नहीं है, सब प्रैक्टिस, ठीक है। एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन आता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जैसे इतना सारा पर्सन है, एज पर इनकम टैक्स देयर आर 7-8 काइंड ऑफ पर्सन, 7 तरह का मेनली। इसमें ये सभी पर्सन मिला के अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जैसे उसमें एक इंडिविजुअल भी रह सकता है, उसमें एक एचयूएफ भी रह सकता है, उसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का भी ग्रुप रह सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई फार्म हो सकता है, ठीक है, कोई लोकल अथॉरिटी हो सकता है, सब मिला जुला के अगर कोई एओपी बनता है तो वो एओपी है। बीओआई मतलब 4-5 इंडिविजुअल्स मिला के अगर कोई संगठन बनाता है, जैसे दुर्गा पूजा कमेटी, सरस्वती पूजा कमेटी, ठीक है, तो इस तरह का चलता है ना, रामनवमी कमेटी, रमजान कमेटी, ऐसा हमारे देश में होता है, तो कमेटी बना के काम करते हैं, उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसके अंदर कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह आ गया, ठीक है, कोई लोकल मंदिर मस्जिद ट्रस्ट आ गया, ठीक है, इस तरह। तो एक बात याद रखिएगा, अगर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगना है, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अगर यूज करना है तो आप पार्टनरशिप या फार्म या कंपनी पे नहीं लगेगा, ये फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? व्हाट इज कंडीशन बी सर? कंडीशन बी, एग्रीकल्चर इनकम, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोलो, नहीं एग्रीकल्चर इनकम नहीं, सॉरी, नेट इनकम, मतलब जो इनकम है, ठीक है, टोटल जो इनकम है किसी इंडिविजुअल का या एचयूएफ का, नेट इनकम does not exceed, must, does not, मेरा दिमाग खराब हो, must exceed, नेट इनकम must exceed, मतलब आपको क्रॉस करना होगा कितना? द बेसिक लिमिट, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब आपके मन में चल रहा है सर ये लिमिट क्या है, ऑलरेडी मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में समझा के आया सर। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, कोई मुझे बता सकते हो? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, मतलब कितना इनकम करने पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, अप टू व्हाट लिमिट देयर इज नो टैक्स? স্যার 2.5 লাখ। 2.5 लाख फॉर द एज, স্যার এজ হচ্ছে স্যার 60 ভেতরে হলো। बिलो 60। थैंक यू सर, थैंक यू। एग्जेम्पशन लिमिट हो गया 2,50,000। 2,50,000 किसके लिए है? लेस देन 60 ईयर्स के लिए। करेंटली जो चल रहा है, ये चेंज होता रहता है सर, हमेशा हर साल बजट आता है ना, ये लिमिट में चेंजेस आ सकता है। ऐसे तो बहुत दिनों तक ये लिमिट चेंज नहीं किया गया बिकॉज कोरोना के कारण, ठीक है, बट ऐसे 2-3 साल चेंज छोड़ छोड़ के आपको चेंज नजर आएगा, लिमिट हमेशा एक नहीं रहता। एक टाइम था जब हम लोग पढ़ते थे 1,80,000, ठीक है, 2 लाख, लड़की लोगों के लिए अलग, मेंस का अलग, वुमेन्स का अलग, ऐसा था, ठीक है, बट अभी ऐसा कोई नहीं है, अभी सभी के लिए एक सिंगल लिमिट लगा दिया गया। लेकिन बिलो 60 का 2.5 लाख, एक 3 लाख का भी रेंज होता है, किसके लिए? স্যার 60 to 80। थैंक यू सर, मतलब ग्रेटर देन 60 ईयर्स टू
80 ईयर, ठीक है। अगर आपका एज 60 से 80 के बीच में हो तो 3 लाख तक आपका लिमिट है, मतलब आपको 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और एक 5 लाख का भी लिमिट होता है सर 80 ওপরে अगर आप ग्रेटर देन 80 ईयर के हो तो, ठीक है। अगर आपका इनकम 80 के ऊपर हो तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स अप टू 5 लाख तक, ठीक है। एनुअल इनकम 5 लाख तक। अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख तक है, अगर आपका एज 80 साल के है, 80 के ऊपर है, तो आपको सरकार के घर में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में आने के लिए एग्रीकल्चर इनकम में रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगता है? जब नेट इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस करता है, मतलब 2.5 लाख, नॉर्मल सेंस में 2.5 लाख। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो आपको 2,50,000 समझ के करना पड़ेगा, और अगर कुछ मेंशन कर देता है तो 3 लाख 5 लाख वॉट एवर बी दी केस, ठीक है सर। याद रखेंगे सर, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। कई बार स्टूडेंट गलतफहमी में या जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, एज नहीं देखता और कुछ भी करके आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे सबको लगता है 2.5 लाख इज द रेंज, बट नहीं। अगर आप 60 से 80 के हो तो 3 लाख, अगर आप 80 के ऊपर के हो तो 5 लाख रेंज है सर, ठीक है। सो एज का ख्याल रखें। ফরেন হলে স্যার মনে হয় 2.5 লাখই ধরা যায় না স্যার? हाँ, अगर कोई फॉरेनर्स है तो उनके लिए एज लागू नहीं होता, उनके लिए बेसिक लिमिट 2.5 लाख ही তখন माना তো जाएगा। 2.5 লাখ টাকাই ধরা হবে। यस, इसके रिगार्डिंग में मैंने क्वेश्चन कराया बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में, है ना सर। ओके सर। अच्छा, पॉइंट सी, एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट, एग्री इनकम, मतलब आपका खेती से, मतलब आपका जो एग्रीकल्चर से इनकम होता है। जैसे ये पंजाबी पाजी जो है क्या कर रहे हैं सर, सरसों उगा रहे हैं। अगर इनका इनकम 5,000 क्रॉस कर जाता है, एग्री इनकम अगर 5,000 क्रॉस कर जाता है, सर ये कोई बात है? 5,000 तो क्रॉस कर ही जाएगा। लेकिन सर साथ में इनकम, एनुअल इनकम, जैसे इनको देख के क्या लग रहा है, 60 के ऊपर का है कि नहीं है? হ্যাঁ স্যার 60 এর উপর তো হবে। आराम से, ठीक है। तो 3 लाख इनका लिमिट है, तो 3 लाख क्रॉस कर गया। मानो कि इसका एनुअल कोई दूसरा इनकम है 3.5 लाख का, और साथ में इनका एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा, तो फिर इनको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इनको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में डाल दिया जाएगा। लेकिन रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, वही मुझे आपको अभी बताना, ठीक है सर। तो क्या लिखोगे? एग्री इनकम मस्ट एक्सीड, एग्री इनकम मस्ट एक्सीड 5,000 रुपीज, 5,000, ठीक है। नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा आपको, मैं ऑलरेडी गिवन है, ये देखो। नेट एग्री इनकम मस्ट एक्सीड, शुड एक्सीड 5,000 पर एनम, एंड नॉट एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 5 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख एज द केस में भी, ठीक है। यह भी बोला है सर, इट में बी नोटेड दैट एग्रीगेशन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू कंपनी, एलएलपी, फार्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लोकल अथॉरिटी को हटा दो सर, मैंने लोकल अथॉरिटी लिखा दिया ना, यहाँ पर मैंने लोकल अथॉरिटी लिखा दिया था, इसको चेंज करो तो, सॉरी। ये ये लोकल अथॉरिटी था ना, ठीक है, इसको हटा दो, इसको रब, मतलब लोकल अथॉरिटी एक्सेप्शनल में आ जाएगा। पार्टनरशिप, फार्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये एक्सेप्शंस में आ जाएगा, मतलब उन पे लागू नहीं होता है, ठीक है। मतलब उन पे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं आएगा, उनका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी करेगा तो उनका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा सर, यही बात है और कुछ नहीं। और उनके लिए इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज टू टैक्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम एट हायर रेट्स, तो उनका कैलकुलेशन भी हायर रेट्स पे नॉन एग्रीकल्चर के बेसिस में लगाया जाएगा, मतलब बिजनेस की तरह लगाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, फार्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, अगर वो एग्रीकल्चर करता है, वो भी करते हैं ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप का फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, if the above three conditions satisfied, if the above three condition satisfied,
tax liability will be calculated as follows. ठीक, अब क्या करना है, स्टेप 1 सर सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना होगा एग्री इनकम को विथ ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम, मतलब जो आपका नॉन एग्री इनकम है, नेट इनकम अलग इनकम है एग्री को छोड़ के, उसके साथ एग्री इनकम को ऐड कर दो। तो ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम, जो आपका अदर नेट इनकम, चाहे वो सैलरी हो, बीपी हो, सीजी हो, आईएफओस हो, ठीक है। तो ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम। फिर स्टेप 2 आता है, जो स्टेप 1 में आएगा ऐड करके एग्री एंड विथ नेट इनकम को, अब इसमें कैलकुलेशन करो, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 1। स्टेप 1 का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। फिर स्टेप 3 अगेन ऐड एग्री इनकम विथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी लिमिट है, एग्री इनकम को बेसिक लिमिट के साथ ऐड करो। फिर स्टेप 4 स्टेप 3 का कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर स्टेप 3 and then there is a step 5। स्टेप 2 का जो जवाब आएगा टैक्स लायबिलिटी का, उससे अब स्टेप 4 का जो जवाब आएगा उसको माइनस कर दो, ये स्टेप 5 होगा, ठीक है। और ये अमाउंट आपका टैक्स लायबिलिटी के लिए लिया जाएगा। अगर स्टेप लिख लिए तो आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगा सर। बोलो सर, क्या हम लोग क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े, क्या कहते हो? स्टेप लिख लिया आप लोग? बताइए सर, हाँ ना कुछ तो बताइए। यस सर। ओके सर, अगर स्टेप हो गया, अब एक क्वेश्चन करो मेरे साथ साथ। अब देखो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। चलो मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो पहले। एग्जाम्पल देखो, रूल ऑफ पार्शियल, एक इजी क्वेश्चन करो, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी में जाएंगे। इंटीग्रेशन, मतलब एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली क्या है, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे, लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशंस जब एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम का पार्ट माना जा सकता है, बट वो पार्शियली इंटीग्रेट होगा लेकिन विथ सम कंडीशंस, ठीक है। मिस्टर एक्स gives you following information. For the previous year, 21-22, ठीक है, जो करेंटली हम लोग का चल रहा है। इनकम मैं यहाँ पर सब कैलकुलेटेड दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब मान के चलो कि सब कैलकुलेशन किया हुआ है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेटेड 1,50,000,
income under the head capital gain short term, मैं कोई यहाँ पर सेक्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000 का। आगे आगे और थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आईफोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि मानो बैंक इंटरेस्ट, $30,000 का, ठीक है। एफडी इंटरेस्ट मान के चलो। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 40,000 का। करना क्या है, कैलकुलेट करने बोल रहा है सर। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी if Mr. X has agree income of rupees 1,70,000। अच्छा, इसको 1,70,000 नहीं, एक काम करो, अच्छा ठीक है 1,70,000 रख, 1,70,000, ठीक है, इतना इसका एग्री इनकम कर देते हैं। बोलो सर, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले उसका नेट इनकम कैलकुलेट करना होगा कि एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सोर्स से उन्होंने कितना कमाया। समझ में आ गया सर। उसके बाद रूल ऑफ इंटीग्रेशन का 5 स्टेप फॉलो करना होगा, क्योंकि एग्री इनकम भी 5,000 क्रॉस किया है, लेकिन देखना यह है कि बाकी सोर्स ऑफ इनकम मिला के, बाकी सोर्स ऑफ इनकम मिला के इनका बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, एज कुछ नहीं बोला मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स का एज कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो क्या मानोगे? हेलो सर 2.5 लाख में चलता है। मतलब 60 के नीचे मान लेंगे सर, कुछ नहीं बोला तो एजम्पशन 60 के नीचे ही मानना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आंसर करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर दी असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब अभी 2022-23 चल रहा है और प्रीवियस ईयर चल रहा है आपका 21-22, और आप जो भी डेटा आपको मिलेगा वो सब 21-22 के हिसाब से मिलेगा, कैलकुलेशन आपको 22-23 में करना है, ये सिस्टम होता है। तो जो जो सोर्स से इनकम हुआ है उसको बस फटाफट टोटल करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा झमेला नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर वाइज जब जाएंगे ना, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, तब वो तंग करेगा आपको, ठीक है, लेकिन अभी तंग नहीं है, अभी आपको डायरेक्टली गिवन है। बिकॉज हम लोग ज़्यादा झमेला इसलिए नहीं लेंगे अभी, बिकॉज हमें एग्रीकल्चर में ही मेनली फोकस करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका 3 लाख है, तो 3 लाख इनकम ले लो। इनकम फ्रॉम बीपी, मैं यहाँ पर ज़्यादा चैप्टर वाइज प्रोविजंस पे नहीं जाना चाहता, ठीक है। बीपी से आपने इनकम किया 1.5 लाख का, मैं भी इसको टोटल में ले लेता हूँ। इनकम फ्रॉम सीजी में आपका एक शॉर्ट टर्म है, उसको भी मैं टोटल में ले लूंगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, आईएफओस है, अदर सोर्स में एक आपका बैंक इंटरेस्ट है ना सर।
30,000 का, और आपका एक डिविडेंड है फॉरेन कंपनी से, टैक्सेबल है सर, और एफडी इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल है। तो डिविडेंड इनकम आपने कमाया 40,000 का। सर प्लीज टोटल करके मुझे बता सकते हो कितना हो रहा है? सर हाँ 5 सर, लाख 70,000। 5,70,000, ठीक है, ठीक है, 5,70,000 का आपका नेट इनकम बन रहा है। तो बोलो सर, बेसिक लिमिट क्रॉस किया कि नहीं किया? एकदम सर। तो फिर कंडीशन क्या है? रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का कंडीशन क्या है? बेसिक लिमिट क्रॉस करना है और एग्री इनकम 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो अच्छा, और एक ये एक सर, क्या ये एसएससी कौन है? कंपनी है, फार्म है, एओपी है, सॉरी कंपनी फार्म कोऑपरेटिव है क्या? इंडिविजुअल है ना? एक्स है, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है। नेट इनकम 5,70,000, एग्री इनकम 1,00,000, 1,70,000 ना, 1,70,000। सर ऐसे आम नजर में देखो तो क्या होना चाहिए था, जैसे 5,70,000 का नेट इनकम है, एग्री इनकम 1,70,000 के, दोनों को टोटल कर दो और ऐड करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। ऐसा है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पार्शियली आपका इनकम को इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्री इनकम है ना सर। ऐसे ही हमारे देश में एग्रीकल्चर थोड़ा सा मुश्किल में है ना। एग्रीकल्चर में अभी भी जो किसान हैं वो अभी भी मार्जिनल लेवल में ज़्यादा है, एक्सेप्ट हरियाणा पंजाब के कुछ किसान को छोड़ दो। हरियाणा पंजाब साइड में कुछ किसानों को छोड़ दो तो हमारे देश में मैक्सिमम किसान मार्जिनल है सर। मार्जिनल समझते हो? हरियाणा पंजाब में ना ये इनका एक शान है सर, ठीक है, इनको किसानी में बड़ा ताकत मिलता है। मतलब एक्चुअली ना ये सोच का फर्क है, समझ रहे हो? जैसे बंगाल में आप किस चासी को देखोगे ना, उसका सोच ही जैसे ऐसे कि चास करके कोई गलती कर दिया, कि जबरदस्ती उनको कोई चास करा रहा है। दिखाता हूँ फिर। लेकिन बंगाल वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 है सर। ये देखो सर, बंगाली फार्मर देख रहे थे, जैसे चास करके कोई गलती हो गया। और अब आप पंजाबी को देखो, देखो सर मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, मैं कोई जानबूझ के नहीं उठा रहा हूँ सर, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखो और इनका कॉन्फिडेंस देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है, दे आर नॉट हैप्पी कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली, ठीक है सर। एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, बट नॉट ऑल फार्मर्स, ठीक है। तो लेकिन सर फार्मिंग करना है ना तो शान के साथ करना चाहिए, ठीक है, जोश के साथ, जो पंजाबी में बहुत है। ये सीखना चाहिए हमें, पंजाब से ये सीखना चाहिए, पंजाब से ये सीखना चाहिए एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है और एग्रीकल्चर में शान शौकत कैसे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। खेती करके कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब बिना पढ़ाई लिखाई का खेती कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करना चाहिए खेती करके, मतलब सीरियसली। ये लोग तो पंजाबी तो ऐसा है कि सर खेती करके घर पे BMW ट्रैक्टर, हर घर में कुछ ना ही तो कम से कम मारुति ऑल्टो दिख ही जाएगा आपको, ठीक है, एक बुलेट मतलब रॉयल एनफील्ड, एक मारुति ऑल्टो, ठीक है, और ट्रैक्टर। इट्स कॉमन कॉन्सेप्ट इन पंजाब, ठीक है, ठीक है सर। आई होप कि बंगालीज भी एक दिन सीख जाएगा। वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया में, ठीक है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कौन है सर भगवान का दिया हुआ? गंगा मैया, ठीक है। जैसे गैंजेस बेसिन सर, हमारा बंगाल जो है गैंजेस बेसिन, यहाँ का मिट्टी वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल लैंड में आता है सर। एक्चुअली नॉट जस्ट बंगाल, पूरा का पूरा बांग्ला, बांग्ला मतलब टुडेज बांग्लादेश एज वेल एज वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसीलिए पूरा दुनिया का नजर इसी में होता था। ये जो पूरा एरिया है ना सर, दार्जिलिंग एरिया को मैं छोड़ देता हूँ थोड़ा, सॉरी, दिस पार्ट।
त्रिपुरा को ले लेना चाहिए। ठीक है, दिस इज एक्चुअली बंगाल, ऐसा एरिया। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल लैंड। अगर यहाँ पर अच्छे से खेती नहीं होगा तो कहाँ होगा सर? क्यों? बिकॉज इतना रिवर सिस्टम और कहीं नहीं है, इतना बड़ा बड़ा रिवर। देखो, इधर ब्रह्मपुत्र, इधर गंगा। ठीक है, बांग्लादेश को तो क्या बताऊं सर, बांग्लादेश तो भगवान भर भर के दिया है। अब इसको यूटिलाइज अगर कर लिया जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। हाँ, प्रॉब्लम भी है, बाहर ज्यादा फ्लड हो जाता है, लेकिन फ्लड के कारण ही एग्रीकल्चर भी होता है। मतलब जो लेता है वही देता है, जो लेता है वही देता है। लेकिन इसको अगर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके किसी भी तरह से अगर मैनेज कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पंजाब ने किया, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, पंजाब ने ही किया सर। पंजाब में भी, यहाँ पर भी पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? एनीवन बता पाओगे सर? भाई पंजाब, पंजाब का नाम पंजाब क्यों है, किसी को पता है? सर ये भी मैंने 5, सुना था 5 नदियों के लिए। यस सर, 5 नदियों के लिए। और तब का पंजाब इतना छोटा सा नहीं सर, ये पंजाब मतलब ये पंजाब है सर, इतना बड़ा पंजाब, आज का कश्मीर को लेके ही। ठीक है, कश्मीर को लेके, कश्मीर, आज का कश्मीर को ले लो, पाकिस्तान का ये वाला एरिया ले लो, इतना बड़ा एरिया लेके पंजाब बनता है। इसमें सतोद्रू है, ब्यास है। ठीक है, ब्यास मतलब झीलम, जो कश्मीर में झीलम रिवर है ना, वो बेसिकली ब्यास रिवर है, जिसको हम लोग बंगाली में बिपाशा बोलते हैं। ठीक है, सतोद्रू, ब्यास, चंद्रभागा, इरावती, वितस्ता। ठीक है, तब सतद्रु, ब्यास मतलब बिपाशा, चंद्रभागा, इरावती, वितस्ता, इतना सारा रिवर है यहाँ पर। तो आजकल पाकिस्तान में वो लोग अपना अपना नाम दे दिया है, जैसे झीलम का नाम कश्मीर में झीलम पड़ गया है, वो बितस्ता है। ठीक है, मतलब ये सब कहाँ पे पता चला? कभी अगला बार अगर आप रिवर का नाम के लिए अगर आप कभी हमारे पुराना टेक्स्ट देखोगे ना, पुराण देखो, वेद देखो, आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो पंजाब का बहुत सारा जगह सूखा था सर। ये 5 रिवर से जो भी कैनल बनाया ना, पंजाब में कैनल सिस्टम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैनल सिस्टम है। ये लोग इतना कैनल बनाया, पंजाब को रिवर्स फ्लड से भी बचाया, और पंजाब को हर एंगल में सुजला सफला बना दिया, पूरा ग्रीन पंजाब बना दिया कैनल सिस्टम से। जो आज आसाम का प्रॉब्लम है, जो आज बंगाल का प्रॉब्लम है, बिहार का प्रॉब्लम है, ये पंजाब से सीखना चाहिए। ये लोकल होता है सर, लोकल से होता है, लोकल मेंटेलिटी से होता है। सरकार बाद में, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं वो बाद में, ये लोकल मेंटेलिटी से होता है। लोकल मेंटेलिटी अगर बने ना, गवर्नमेंट अपने आप करेगा। ये ममता दीदी का नहीं करेगा, या फिर ये कोई आसाम गवर्नमेंट नहीं करेगा, गवर्नमेंट बाद में करेगा। लोकल्स का मानना एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम लोग करेंगे। अगर लोकल्स इस मैटर को उठाए, ऑटोमेटिकली बंगाल में भी, जैसे बंगाल में ये सब जगह आज भी सूखा है, जानते हो आप लोग? ये जैसे कि इतना बड़ा, देखो सर, इतना अच्छा रिवर सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये सब एरिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, ठीक है, ये सब एरिया पूरा सूखा है, प्रॉपरली एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। अगर ये गैंजेस कैनल को या अलग अलग रिवर कैनल्स को अगर मैनेज करके, थोड़ा खर्चा पड़ेगा, लेकिन जिंदगी भर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिंदगी भर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जितना सूखा एरिया है सब में पानी लाओ, जैसे पंजाब ने किया, और बनाओ ना एग्रीकल्चर। लेकिन सर प्रॉब्लम वही है, अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर को बड़ा छोटा नजर से देखते हैं। जैसे दुबई के पास तेल है, तो वो तेल को बड़ा नजर से देखता है। हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हम इसको बड़ा नजर से क्यों नहीं देखते? मुश्किल है। दुबई अगर कल कुछ हो जाए, दुबई बिना खा के मर जाएगा। जैसे ऑलरेडी मिसौर, पता है आपको मिसौर का क्या हालत हुआ है? मिसौर जानते हो सर? इजिप्ट, ड्रॉट पड़ गया सर, बहुत ज्यादा खतरनाक हालत है इजिप्ट का, खाना नहीं मिल रहा है। रिसेंटली भारत ने उसको गेहूं दिया, वो तुर्की ने कुछ बदमाशी किया, तुर्की का भी हालत खराब है, इसका भी खाना का मुश्किल हो गया है। तो गेहूं नहीं मिल रहा है, जो यूक्रेन से मिलता है वो नहीं मिल रहा है, रशिया यूक्रेन से जो मिलता है। तो तुर्की मुश्किल में है, इजिप्ट मुश्किल में है, पाकिस्तान, श्रीलंका भी मुश्किल में है। आधा से ज्यादा दुनिया बिना खा के मर रहेगा अगला 40-50 ईयर्स में। जिस तरह का
सॉइल डिटोरिएट हो रहा है, लेकिन भारत के पास ये मौका है, तभी तो भारत दुनिया को खाना खिलाने का सोच रहा है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को थोड़ा और बेहतरीन स्टेप्स लेना पड़ेगा। चाइना ऐसे बेहतर है, चाइना अपने आप में काफ़ी बेहतर कंडीशंस पे है कॉम्पिटिटिव। ठीक है सर, बस कह देता हूँ कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर टैक्स बढ़ रहे हैं तो फिर एग्रीकल्चर का कंडीशंस भी थोड़ा जान लेना चाहिए था। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम लोगों का एसएससी का क्या हो गया, 5,70,000 का नेट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000 का। तब इसमें क्या लगेगा, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। इसके लिए 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 5 स्टेप फॉलो करके करने के लिए बोल रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी क्या करें? स्टेप 1 बोलो सर, क्या करें स्टेप 1 में? अभी अभी लिखाया, कॉपी देखो और बताओ। ऐड एग्री इनकम विथ नेट इनकम। एग्री इनकम कितना है? 1,70,000 प्लस 5,70,000, दोनों को ऐड करो और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। मतलब 5,70,000, 1,70,000, 6,00,000, 7,00,000, 7,40,000, क्या कितना होता है टोटल? $7,40,000। अब इस पे टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? स्टेप 2, टैक्स लायबिलिटी स्टेप 2 का पार्ट है। चलो सर स्टेप 2 करते हैं। अप टू 2.5 लाख नील, मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये सब बेसिक में सिखा दिया सर, एक बार जो तुमका बेसिक मिस है एक बार प्लीज रिवाइज या फिर देख लो एक बार। अप टू 2.5 लाख नील, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख एट द रेट ऑफ कितना परसेंट रेट? पाँच। एज पर गवर्नमेंट रूल ये चल रहा है 5% अभी चल रहा है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से सर 7.5 7.4 7.4 एट द रेट 20%। हिसाब करो सर, देखो सर 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख का डिफरेंस, तो 2.5 लाख का 5% मतलब 12,500, और 5 लाख से 7.4 मतलब 2,40,000 का डिफरेंस। 2,40,000 का डिफरेंस, 2,40,000 पे 20% मारो, कितना? 48,000 48,000। तो 48 प्लस 12,500 टोटल करो। सर 6,500 हाँ 60,500 60,500। ये सरकार के घर में टैक्स जमा होगा, लेकिन अभी भी ये काम खत्म नहीं हुआ सर, बिकॉज हम लोग तो पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। स्टेप 3, ऐड एग्री इनकम विथ बेसिक लिमिट। तो बेसिक लिमिट कितना है? 2.5 लाख, मतलब ये 60 के नीचे कमाना। 1,70,000 प्लस 2,50,000, टोटल करके बताना सर कितना होगा? सर 4 4,20,000। लाख 4,20,000 स्टेप 4 में टैक्स लायबिलिटी अप टू 2.5 नील, greater than 2.5 to 5 lakh at the rate 5 12%, 12,500।
तो 2.5 लाख का डिफरेंस है। ओ सॉरी 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 सर, 5 लाख तो है ही नहीं ना, 4,20,000 है, तो मैं 5 लाख तक जाऊंगा कैसे? 4.2 मतलब 4,20,000, तो 2.5 लाख से 4,20,000 का डिफरेंस कितना? 1 लाख 1,70,000 का। बोलो सर, 2.5 লাখ থেকে 4,20,000 ডিফারেন্স কত? স্যার এক হ্যাঁ লাখ 70,000 8,500। 8,500 ঠিকঠাক বলছিস তো? হ্যাঁ স্যার। सर बाकी लोगों को एक बार चेक कर लो, अगर कुछ गलती हो तो बोल दो सर, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। 8,500 ठीक है, स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 क्या है? स्टेप 2 माइनस स्टेप 4। स्टेप 2 कितना था? 60,500। और स्टेप 4 कितना है? 8,500। कितना हो जाएगा? স্যার 52,000। 52,000 ठीक है, ये हो जाएगा आपका पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब इतना अमाउंट आपका, मतलब एक्चुअली ये ऑलरेडी इंक्लूड होके टैक्स लाइबिलिटी निकल रहा है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नेट इनकम करते हो, और अगर आपका एग्री इनकम 5,000 क्रॉस करता है और नेट इनकम 2.5 लाख क्रॉस करता है, तो आपको सरकार के घर में 52,000 टैक्स देना है। लेकिन साथ में और एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, 4%, इसके ऊपर 4% जो सबके लिए कंपलसरी है, एडू एंड हेल्थ सेस, है ना सर? ये तो कॉमन है, इसका तो मैं आप लोगों को बेसिक्स में भी कितना सारा क्वेश्चंस करवाया था। तो 52,000 52,000 प्लस उसमें 4%, ये कंपलसरी है, रूल्स है, ठीक है। 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस हर चीज में लगता है। कितना हो जाएगा? 52,000 का 4%। हाँ 2080 হচ্ছে 4% হচ্ছে 2080, আর এটা স্যার প্লাস করলে হচ্ছে 54,080 টোটাল। 54,080, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। मतलब इंटीग्रेशन करके इतना होगा, ठीक है। नॉर्मल करते तो इससे ज़्यादा ही हो जाता, लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है और साथ में आपका बेसिक लिमिट का भी है, तो आपको इस तरह से टैक्स देना पड़ेगा। अब आप किसी का मन में अगर कोई डाउट चल रहा है, मैं उसको एक चीज़ बताता हूँ सर। हम लोग का अगर इसका ये दोनों इनकम ऐड हो जाता, 5,70,000 1,70,000, तो ये कितना टैक्स लाइबिलिटी होता अगर पार्शियल इंटीग्रेशन ना यूज करते? 5,70,000 और 1,70,000 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यों दिखा रहे हैं आपको धोखा की तरह? मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड सब। ये देखो स्टेप 2 में अगर आपका 1,70,000 5,70,000 7,40,000 का अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी होता, तो आपका 60,500 का टैक्स होता, है ना? बट क्योंकि आप रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का पार्ट बनते हो, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास कम हो गया। यस और नो प्लीज चलो नहीं बोलिएगा सर। হ্যাঁ স্যার, তো 60,000 এর উপর তো 4% এটা তো মানে একটু বাড়তো, हाँ एक तो बात है, यस, इसमें सेस नहीं लगा है। মানে 62 63 এ চলে যেত, यस 62,000। मतलब करीब 8,000 के आसपास आपका सेविंग है ना। तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एक तरह से सेविंग्स भी करवाता है, टैक्स में बचत करवाता है। चलो सर और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी करेंगे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन पे, ये क्वेश्चन है, घर पे करोगे क्या? हाँ सर मस्ट ट्राई। हाँ मिस्टर एक से रेसिडेंट है, has provided the following particulars for his income for the previous year 21-22। सैलरी इनकम है 2,80,000 का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,50,000 का, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर। जयपुर कहाँ है सर? भारत में है ना? সেই ইন্ডিয়ার মধ্যেই তো স্যার। जयपुर
जयपुर कौन सा स्टेट का कैपिटल है? जल्दी बोलो। राजस्थान। थैंक यू सर। ठीक है, मारो राजस्थान, मतलब क्या बोलते हैं, मारो। ठीक है, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। ठीक है, तो मारो राजस्थान का कैपिटल है मतलब इंडिया का है। ठीक है, तो बड़ा ही सुंदर शहर है सर। कहा जाता है कि भारत का बना हुआ एज पर वास्तु शास्त्र, वास्तु शास्त्र समझते हो आप लोग? एज पर वास्तु, मतलब जो इंडियन वास्तुकला है उसके हिसाब से बना हुआ लास्ट सिटी है जयपुर। उसके बाद ब्रिटिश ने अपने हिसाब से कुछ भी शहर बना दिया, मतलब जिसका कोई प्रॉपर वास्तुकला नहीं है। जयपुर बहुत पुराना शहर है, 700-800 साल पुराना है, लेकिन उसका वास्तुकला एकदम प्रॉपरली मेंटेन्ड है। ठीक है सर, वास्तुकला के हिसाब से भारत में बना हुआ सबसे पुराना शहर है काशी में है सर। काशी इजिप्ट से भी पुराना, काशी रोम से भी पुराना, ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स एगो जब काशी बना था, स्टिल सर्वाइविंग। मतलब ये एक्चुअली आश्चर्य है सर कि एक शहर, काशी मतलब बनारस, इतना दिन हो गया, 10,000 साल से भी ज्यादा समय हो गया, एक शहर कैसे जिंदा रह सकता है? दुनिया का बड़ा बड़ा एम्परर खत्म हो गया, रोम खत्म हो गया, ठीक है, इजिप्ट खत्म हो गया, लेकिन काशी कैसे जिंदा है? बिग क्वेश्चन, बट है। बिकॉज कहा जाता है सर ये शिव जी ने बनाया था और इसको एक जंत्र की तरह माना जाता है, एंड इट्स दिस इज अ काशी विश्वनाथ। और इसका जो वास्तुकला है जो योगिक कॉन्सेप्ट में बनाया गया है, एंड दैट इज द रीजन कि 10,000 साल भी होने जा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली। ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि 6-7 हजार साल, मतलब ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास पास का ही है, बट कोई कोई कहता है उससे भी पुराना है, लेकिन स्टिल सर्वाइविंग। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप भारत में जन्मे हो और अगर कभी काशी नहीं गए तो क्या किए? धार्मिक स्पिरिचुअल एंगल से नहीं बोला सर, वो अपना अपना धर्म अपने पास, बट इतना ये तो आश्चर्य है ना कि एक शहर 10,000 ईयर से सर्वाइव कैसे कर रहा है। कोलकाता तो 300 साल में मरा हो गया। हाँ सर, कोलकाता 200 साल, 200-300 साल में ही ऐसे हालत खराब है। डाइंग सिटी कहा जाता है कोलकाता को, जानते हैं आप लोग? कोलकाता को आजकल डाइंग सिटी कहा जाता है, लेकिन ये 10,000 साल है फिर भी डाइंग नहीं है। चलो सर, अलग बात। सर ये बीच बीच में क्या बोलते रहते हो सर? ये मेरा ना थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है और मैं आपको कुछ भी बोल देता हूँ। अच्छा, क्या करें, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, जयपुर वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन। अच्छा, आपने यहाँ पर जयपुर वाला घर के लिए कुछ एक्सपेंस भी किया, एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए आपने 1,70,000 का एक्सपेंस भी किया। और यहाँ पर आपको टैक्स लाइबिलिटी के लिए 22-23, जिसमें आपको दो एज बोला है 45-70। एज्यूम दैट मिस्टर एक्स डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। इसके बारे में भी मैंने बेसिक्स में बात करके आया सर। 115 बीएससी में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आता है, वो अप्लाई नहीं करना है। सो ट्रेडिशनल जो रेट ऑफ टैक्स है वही करना है। 115 बीएससी में बेसिक्स में आपको बता के रखा था, उसमें वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट है, बट उसको यूज नहीं करना है, डज नॉट ऑप्ट बोला है, सो इग्नोर करना भी। ठीक है, आपका एज 45 का हो सकता है या 70 का हो सकता है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। सैलरी इनकम दे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दिया, और जयपुर का जमीन है दे दिया। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए कुछ खर्चा भी किया, वो भी दे दिया। ठीक है, आप बोला आपको 45 साल का हो तो क्या होगा, 70 का होगा तो क्या होगा? ट्राई करोगे कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे हाँ सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। কিরে ট্রাই করবি কি করবি না তোরা? হ্যাঁ স্যার কোনো দেবো। यस सर। ओके सर, बाकी सबका आवाज ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सबने मौन व्रत लिया है कि बात ही नहीं करना है। हाँ सर, না স্যার শরীরটা খারাপ স্যার, কাশি হচ্ছে বলে একটু কথা রকম। না তুই তো তবু বলছিস, বাকিদের তো আমি আওয়াজই পাচ্ছি না। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलो, सब व्रत अपना अपना, और मैंने जैसे कसम खाया है कि सब बोलते जाएंगे। एक क्वेश्चन करे सर, चलो।
मिस्टर बी, सर चलो गन्ना किसान बनते हैं। गन्ना किसान समझते हो? एक मूवी देखा था, डॉली की डोली, नहीं डॉली की डोली नहीं, हाँ मोस्ट प्रोबेबली डॉली की डोली। वो सर, ये भी वो राजस्थान यूपी साइड में एक बार ऐसा हो रहा था, लड़की लोग वहाँ पर लड़की कम मिलता है ना, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर शादी करता है, मतलब लड़की ढूंढने के लिए शादी करता है, बाहर से लड़की लोग शादी करता है और फिर सब कुछ लेके भाग जाता है। मूवी का नाम है डॉली की डोली। बड़ा अच्छा मूवी था, उसमें एक कैरेक्टर था राजकुमार राव का। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़ा अच्छा मूवी लगा मुझे। ठीक है, राजकुमार राव था, तो वो बेसिकली गन्ना किसान बना था। मैं थोड़ा गलत भी बोल रहा हूँ क्या सिनेमा का नाम, पता नहीं सर, बट हाँ उसमें वो राजकुमार राव गन्ना किसान बना, इतना याद है। चलो हम लोग भी गन्ना किसान बनते हैं। गन्ना किसान मतलब शुगर केन। ठीक है, ये शुगर केन का एग्रीकल्चर हो रहा है ना, ठीक है, हम लोग भी शुगर केन का एग्रीकल्चर करेंगे। चलो, तो हुआ क्या, कहानी क्या है? Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. 30% of sugarcane produced is sold for 10 lakhs. टोटल sugarcane का 30% 10 लाख में बेच देता है। ठीक है सर, उसके बाद और क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सुगरकेन, मतलब जिसको 10 लाख में बेचा, टोटल सुगरकेन को बनाने में 5 लाख का खर्चा होता है। 30% सुगरकेन 10 लाख में सेल करता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस सुगरकेन, मतलब 70% सुगरकेन को कल्टीवेट करने में 14 लाख का खर्चा होता है। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख, और उसका मार्केट वैल्यू है 22 लाख का। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस on the balance sugarcane, the sugar was sold, मतलब जो खर्चा किया गया 1.5 lakh in manufacturing process, the sugar was sold for 25 lakh. Compute these business income and agri income. बोलो सर, एक सुगर केन फैक्ट्री का मालिक, मतलब फैक्ट्री भी है और उसका खुद का जमीन भी है। अब इसने जो भी किया, सुगर केन को बनाया, कुछ बेचा, कुछ चीनी बनाया, फिर मार्केट দুটোই में। তো মানতে হবে, हाँ बोलो। দুটোই মানতে হবে, এগ্রিকালচারও হচ্ছে সাথে আবার নিজস্ব ফ্যাক্টরি বিজনেস হিসেবে তো কাজ করছে। यस सर, दोनों हो रहा है। तो आपको क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? बिजनेस বলেছে इनकम भी বিজ पूछा, बोलो, আর এগ্রিকালচার ইনকাম। दोनों पूछा है, तो दोनों का जवाब दो। बोलो सर, ये कॉमन सेंस में ही सॉल्व हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है सर, सिंपल मैथ्स। बोलो, करोगे? अभी करना है, होमवर्क नहीं है। मेरे साथ साथ करना है, क्या कहते हो? कोई तो बताए मुझे, क्या करे सर? সে প্রথমে তো বিপি বের করতে হবে, তারপর তো এগ্রিকালচারটা এই রেগুলেশনে ফেলে তো বের করতে হবে মেবি। भी illustration 1 solution। चलो सर देखते हैं क्या किया जाए, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड डिग्री इनकम of Mr. B. Computation of business income and agri income of Mr. B. Particular business income का एक कॉलम बना लो और एग्री इनकम का एक कॉलम बना लो। ठीक है सर,
एक बिजनेस इनकम का कॉलम, एक एग्री इनकम का कॉलम, और यहाँ पर रुपीज का साइन दे दो, यहाँ पर भी 2 कॉलम बना लो रुपीज करके, और ये चलेगा। ठीक है, चलो, बन जाएगा सर, इजीली बन जाएगा, ज़्यादा झमेला नहीं होगा। तो क्या करें सर, पहले चीनी बेच देते हैं। कितने का चीनी बेचा सर? सेल ऑफ शुगर कितने का हुआ? मतलब बिजनेस इनकम पहले देख लेते हैं, कितने का चीनी सेल किया? 25 लाख का, है ना सर? बोल पाओगे इस चीनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? मतलब सॉरी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, हाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बताओ और इसका मार्केट वैल्यू भी बताओ। 25 लाख में सेल तो हुआ है, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू कितना है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? बोलो सर। तो जवाब नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुगर को बनाने का खर्चा, सेल करने का मिला 25 लाख का, ठीक है? तो 25 लाख आपको अगर मिला है, मैं बिजनेस कैलकुलेट के पहले कर रहा हूँ, तो सेल ऑफ शुगर कितना है? सेल ऑफ शुगर, सर कैसे अकाउंट्स का काम करोगे फिर फैक्ट्री में? सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, हाँ सर, तो आप लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। सेल प्रोसीड्स आज मेरे को नहीं मत मत दो, लेकिन कल आपको कंपनी को तो देना पड़ेगा। 25 लाख का सेल प्रोसीड्स है सर, इसमें से मार्केट वैल्यू जो है उसको हटाते हैं। अच्छा मुझे और एक चीज बता पाओगे, ये जो 25 लाख का जो एरिया है, ये बेसिकली कौन सा शुगर है बोले तो? 30% की था, 70% की 100%? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो सर। 30% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख, वो तो शुगर की नहीं सेल कर दिया। और बाकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 5 लाख और किया, मतलब उसके लिए 30% के लिए 5 लाख और बाकी 70% के लिए 14 लाख, और उसका मार्केट वैल्यू है 22 लाख। मतलब यहाँ पर बात किसका चल रहा है? 22 लाख के लिए 70% का बात चल रहा है, जिसको बाद में मैन्युफैक्चरिंग करके चीनी बना के 25 लाख में बेचा गया। तो 70% का मार्केट वैल्यू है 22 लाख, जिसको सेल किया गया 25 लाख पे, और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1.5 लाख। आई होप कि क्लियर है? ठीक है, आई होप की बात क्लियर है सर। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। 70% का सेल वैल्यू है 25 लाख, जिसका चीनी बनाया गया, बिकॉज हम लोग चीनी के बारे में बात कर रहे हैं। उसका मार्केट वैल्यू है 22 लाख का। आई होप ये भी बात क्लियर है। इसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी हटाओ, डेढ़ लाख का, 25, 22, 1.5 लाख, कितना हो जाएगा? 25 से 22 गया, 22 से 1.5 गया, मतलब 3 लाख से 1.5 लाख गया जाएगा, मतलब 1.5 लाख ही बचा। सर बिजनेस इनकम तो 1.5 लाख हो रहा है शुगर बेच के, और एग्रीकल्चर में क्या आएगा? एग्री इनकम के लिए आपको 2 पॉइंट है, एक शुगर केन भी सेल किया आपने, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर 70% का कितना है सर? जो शुगर आपने बनाया उसका मार्केट वैल्यू कितना, मतलब 70% का जो एग्रीकल्चर हुआ है, जिसको शुगर बनाया बाद में आपने, उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 22 लाख। अब एग्रीकल्चर के लिए तो मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो 22 लाख का आपका मार्केट वैल्यू है, और इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है? बोलो बोलो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है 70% का?
मार्केट वैल्यू 22 लाख का, कल्टीवेशन कॉस्ट 14 लाख का, यस ना? देखो सर, चुप मत रह जाना, तो फिर मैं भी अंधेरे में रह जाऊंगा। ठीक है, 14 लाख, तो 22 लाख माइनस 14 लाख कितना हो गया? कितना हो जाएगा डिफरेंस के? सर 8 लाख। 8 लाख सर, थैंक यू। अच्छा, इसको ना मैंने गलत कॉलम में लिखा, आप लोग सही कॉलम में कर दो ना सर। अरे ग्रीन का में হবে। हाँ, एग्री में होगा, सॉरी, इधर करो सर, मैंने बिजनेस के जगह में कर दिया था, सॉरी। 22 लाख, 14 लाख, दोनों को लेस करके बताओ, 8 लाख आउटर में। ये एक आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ। आपने शुगर केन बेचा था, कितना का? 30% का, जिसका कल्टीवेशन कॉस्ट था 10 लाख, सॉरी 5 लाख, मतलब एकदम रॉ गन्ना बेच दिया था आपने। ठीक है, 5 लाख और उसका सेल है 10 लाख, यहाँ पर भी आपने प्रॉफिट कमाया। तो सेल ऑफ शुगर केन का हेडिंग कर लेते हैं, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ओहो सॉरी, दिमाग खराब है। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर, यहाँ पर मुझे क्या दिखाना चाहिए? सेल ऑफ शुगर केन, शुगर केन, ठीक है, मतलब गन्ना। दिस इज ऑल्सो एग्री इनकम, नो डाउट। इसमें आपका सेल प्रोसीड्स कितना है? सेल प्रोसीड्स इज 10 लाख और इसको कल्टीवेशन कॉस्ट आ गया था 5 लाख। सेल प्रोसीड्स है 10 लाख और उसका कल्टीवेशन कॉस्ट है 5 लाख। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितने का प्रॉफिट कर लिया आपने? 5 लाख का। ठीक है, तो दोनों को मिला के कितने का प्रॉफिट कर लिया एग्रीकल्चर इनकम में? दोनों मिला के 13 लाख। दिस इज योर एग्री इनकम एंड दिस इज योर बिजनेस इनकम। ठीक है, बताइएगा समझ में आया? अब नहीं? बोलो सर, सबका आवाज नहीं आ रहा है। स्नेहाशीष, स्नेहेश, रोशनी, হ্যাঁ अर्पिता, দাদা। ओके सर, প্রিয়াক্ষী, স্যার এই সবুজ কাগজে লেখাটা একবার দেখান। अदृति বোঝা গেছে, সমন্বিতা, নীল, हाँ सर। Yes, sir. देखो सर, देखो, बुझने का कुछ नहीं है, ऐसे ही समझ में आ रहा है। बोला था नॉर्मल मैथ्स है, इसमें क्या दिमाग था? कुछ दिमाग नहीं था, नॉर्मल मैथ्स था ना सर, बचपन वाला, जैसे आप लोग अरिथमेटिक में करते थे, है ना? अरिथमेटिक था कि नहीं? सिंपल अरिथमेटिक था, कुछ नहीं था इसमें, बस आइडेंटिफाई करना था कौन सा बिजनेस में जाएगा और कौन सा एग्रीकल्चर में आएगा, और कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, ये भी अरिथमेटिक की तरह ही है। मिस्टर सी, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लैटेक्स, लैटेक्स कहाँ से आता है? रबर से आता है। प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, ठीक है, ऐसे रबर सबसे ज्यादा मिलता है म्यांमार में, ठीक है, मतलब म्यांमार में रबर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सब साइड में, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा अच्छा होता है। भारत में भी आजकल हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में,
These are they sold in market for 30 lakhs. ठीक है. The cost of growing rubber plant is 10 lakhs and that manufacturing latex is 8 lakhs. Compute is total income. Must try. ठीक है. कितना उसका टोटल इनकम हो रहा है. और ये वाला तो मैंने दिया आप लोगों को, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला है. एक क्वेश्चन ये है, मिस्टर ए मेंबर ऑफ HUF receive 10,000 as his shares from the income of the HUF. ठीक है. मिस्टर ए एक HUF का मेंबर है जिसको 10,000 मिला है उसके शेयर ऑफ इनकम के हिसाब से. इज सच इनकम चार्जेबल इंक्लूडेबल इन हिज चार्जेबल इनकम? एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. क्या बोलते हो? कल समझाया था. HUF मेंबर का इनकम क्या उसके हाथ में टैक्सेबल होगा? बोलो. कल मैंने इसका प्रोविजंस पढ़ाया था आप लोगों को, ऐसे शॉर्ट में बताया था बट पढ़ाया था. ये वाला पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम इनकम ऑफ द HUF. हिंदू अनडिवाइडेड केसी पॉल एंड सन्स का एग्जांपल याद आना चाहिए. केसी पॉल एंड सन्स का कोई भाई है जिसको इनकम मिला है केसी पॉल एंड सन्स से, कर्ता जो है वो HUF का टैक्स पेमेंट कर देता है, तो फिर मेंबर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, यस और नो? बोलो सर. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर होता है ना उसको को पर्सनर कहते हैं सर, को पर्सनर. ठीक है सर. अगर कर्ता के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है ना HUF का, तो फिर को पर्सनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है. नो सर, सच इनकम इज नॉट इंक्लूडेबल इन मिस्टर एस चार्जेबल इनकम सिंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 2. सेक्शन याद रखिएगा. exempt any sum received by an individual as a member of HUF where such sum has been paid out of the income of the family. ठीक है, बिकॉज फैमिली इनकम पे तो टैक्स HUF का कर्ता दे देता है, तो फिर को पर्सनर के हाथ में टैक्स नहीं लगता है. ठीक है, ये बात मैंने कल भी बताया था, आज इसका एग्जांपल बता दिया. ठीक है, मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको ना बहुत ही कॉमन सेंस का चैप्टर है और थोड़ा सा प्रोविजंस जानने का चैप्टर है. प्रोविजन जानोगे तो जवाब भी दे पाओगे. ठीक है सर. जो होमवर्क मैंने बोला अभी आपको क्लास में वो तो है ही, कुछ और एक्स्ट्रा होमवर्क भी मैं आपको जोड़ के एक साथ दे दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा. मस्ट ट्राई. नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीज़ें आपको करवाऊंगा. नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें डिस्कस करना है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है और कुछ और जो बाकी टॉपिक है ना उस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, ऐसे एग्रीकल्चर इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको. कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बाकी जो इनकम है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आते हैं इसका क्या होना चाहिए इस रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास में. तो फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी फिर आपको भरपूर देंगे. बस सर आज इतना ही है. नोट्स मैं ऑलरेडी सबको शेयर कर दिया. अगर बाई चांस किसी को नहीं मिला मुझे एक बार पिन करो, मैं इसका नोट शेयर कर देता हूँ. ठीक है, ओके सर, इतना ही आज. नेक्स्ट वीक मिलते हैं. ठीक है, अद्रिति, अर्पिता, नील, रोशनी, समन्विता, स्नेहेश, स्नेहाशीष, संपद. बोलो सर. यस सर. ऋषभ ऋषभ ऋषभের আওয়াজ একদম পাচ্ছি না. ঋষভ আছিস? কি জানি বাবা, ঋষভের সাউন্ড পাইনি. ঠিক আছে স্যার, फिर टाटा बाय. রাখছি দাদা. भाई सर. Bye, ओके sir. टाटा बाय सर.